तो कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक और ऐसी हॉरर घटना लेकर आया हूं जो पुराने समय से जुड़ी हुई है। आप अक्सर पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्च की गई एंटीक चीजों के बारे में जानते ही होंगे। उन एंटीक चीजों को किसी म्यूजियम में या किसी अन्य जगह पर बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है ताकि लोग उनको देख सके और उनके पीछे की स्टोरी को जान सके। अब ज्यादातर एंटीक चीजों के बारे में तो जानकारियां सामने आ जाती है कि वो कहां से आई हैं, किससे बिलोंग करती है, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। पता ही नहीं होता है कि उस समय किस परिस्थिति में इस चीज को ऐसे रखा गया होगा। इसके अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश तो नहीं करवाया गया है या इसके आसपास कोई अन्य ऊर्जा को तो नहीं रखा गया है और हम जाने अनजाने में उस चीज को छू लेते हैं या उसके साथ कुछ अजीबोगरीब व्यवहार कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। तो आज की जो स्टोरी है वो एक बहुत ही पुराने और एक रहस्यमय मुकुट की है। उस मुकुट के साथ कई सारे रहस्य जुड़े हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस मुकुट के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी, क्योंकि अगर उस मुकुट के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी हो जाती तो उसका भी बड़ा नुकसान था, जो आपको आगे पता चल ही जाएगा। इसलिए जिन जिन लोगों को उसकी सच्चाई पता थी वो बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में बताते थे। लेकिन एक बार कुछ लोगों को उसके बारे में पता चल गया और वो उस मुकुट को चोरी करने के बारे में विचार करने लगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस एंटीक चीज के पीछे कोई रहस्यमय ताकत भी हो सकती है। वो कोई तंत्र मंत्र से बंधा हुआ हो सकता है या कोई उसकी रक्षा भी कर रहा हो सकता है। वो बिना सोचे समझे उस चीज के पीछे चले गए और बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये खबर आपको पेपर्स में भी देखने को नहीं मिल पाती है, क्योंकि दरअसल ऐसी चीजों को अखबार वाले केवल एक एक्सीडेंट बता करके फ्री हो जाते हैं। तो ये स्टोरी हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले ये घटना घटी थी। अखबार में केवल इस चीज को एक्सीडेंट के रूप में बताया गया, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे हमने इसकी ट्राई करने की कोशिश की तो जो सच्चाई सामने आई तो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई थी। अच्छा, तो जो भी साथी पहली बार आए हैं और अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको उससे रहस्यमय मुकुट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। तो ये मुकुट सदियों से एक शक्तिशाली राजा महाराज बाल मुकुंद बिहारी और उनके वंशजों के पास रहा। इस मुकुट के साथ ये मान्यता जुड़ी थी कि जो भी इंसान इस मुकुट को पहनेगा वो अपार अलौकिक एवं अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उसे एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती थी, सदा परोपकार करना। इस मुकुट की समस्त शक्तियों का उपयोग केवल परोपकार के लिए ही किया जाना चाहिए था, अन्यथा इस रहस्यमयी मुकुट की शक्तियां अपना दुरुपयोग करने वाले का सर्वनाश कर देंगी। राजा बाल मुकुंद और उनके वंशजों ने इस मुकुट की शक्तियों का उपयोग केवल जन कल्याण के कार्यों में ही किया और पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुकुट की शक्तियों ने उनके वंशजों की सुरक्षा भी की। परंतु समय के साथ साथ राजा की आने वाली पीढ़ी में उतना मेडिकेशन नहीं रहा और वे इस मुकुट की शक्तियों का उपयोग अपने हितों के लिए करने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस राजमुकुट ने राजा बाल मुकुंद बिहारी के कुल में जन्म लेने वाले सभी पुरुषों का सर्वनाश कर दिया। ऐसे में वर्तमान राजा जिनकी मृत्यु इस मुकुट के शाप से हुई, उनकी माता राजमाता विजया देवी ने इस मुकुट को एक मंदिर में दान कर दिया ताकि इस मुकुट के शाप से उनका पोता और उनकी आने वाली पीढ़ी बची रहे। लेकिन ये मुकुट अनेकानेक राजाओं द्वारा धारण किया गया था, इसलिए इसे प्रभु के विग्रह को नहीं पहनाया जा सकता था और न ही इसे पिघलाकर नष्ट करना उचित था, क्योंकि ये मुकुट राजा बाल मुकुंद बिहारी और उनके वंशजों की अमूल्य धरोहर था। ऐसे में मंदिर के ट्रस्टियों ने आदर सहित इसे एक पुराने किले में स्थापित कर दिया ताकि इसका अपमान भी न हो और कोई इसका दुरुपयोग भी न कर पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों में इस राजमुकुट को प्राप्त करने की लालसा भी प्रबल होती गई
और समय समय पर इस मुकुट को चुराने की नाकाम कोशिशें होती रही। इस मुकुट को हर वो इंसान प्राप्त करना चाहता था जो सफल होने के लिए मेहनत की बजाय शॉर्टकट लेना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी बीच मंदिर के एक ट्रस्टी का बेटा विकास विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटता है और उसे जब पहली बार उस मुकुट के रहस्य का पता चलता है तो वो निकल पड़ता है उस मुकुट की खोज में। उसने अपने पिता से उस मुकुट को देखने की इजाजत ले ली थी, चूंकि उसके पिता को लगा कि शायद वो बस उस रहस्यमयी मुकुट को देखना चाहता है। इसलिए उन्होंने खुद तो उसे परमिशन दी ही, बाकी ट्रस्टियों से भी परमिशन दिलवा दी और विकास अपने दो दोस्तों आरिफ और विशेष के साथ निकल पड़ा उस पुराने किले की तरफ जहां उस मुकुट को संरक्षित रखा गया था। विकास की खोज उसे उस पुराने किले में ले गई जो सदियों से खंडहर बना हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ उस किले के अंदर गया और जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे और उसके दोनों दोस्तों को महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा था, लेकिन वहां उस किले पर तो कोई भी नहीं था। ये बात उन सब के लिए बेहद सरप्राइजिंग थी, क्योंकि इतने पुराने और शुद्ध सोने से बने उस राज मुकुट को, जिसमें इतने अमूल्य रत्न जड़े थे, उसे इस तरह बिना किसी सिक्योरिटी के रखना उन लोगों की समझ से परे था। इसी बात पर गौर करते हुए विकास के दोस्त आरिफ ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा, यार विकास, यार तुम तो कह रहे थे कि वो राज मुकुट 200-250 साल पुराना और शुद्ध सोने से बना हुआ है, तो उसकी कीमत भी तो करोड़ों में होगी ना। उसकी बात का जवाब देते हुए विकास बोला, ऑफ कोर्स आरिफ, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या। विकास की बात सुनते ही आरिफ तपाक से आश्चर्य भरे शब्दों में प्रश्न भरी निगाहों से विकास की ओर देखते हुए बोल पड़ा, अगर मुकुट इतना ही कीमती और एंटीक है तो उसे यहां क्यों रखा है, इतने पुराने किले में, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। उसकी बात सुनकर विशेष ने भी उसकी बातों में अपनी सहमति दर्ज करवाते हुए विकास से पूछा, हाँ यार विकास, ये बात कुछ समझ नहीं आई। इतना बेशकीमती मुकुट, और वो भी ऐसे तो कोई भी आसानी से चुरा सकता है उसे। और फिर तुमने तो कहा था कि वैसे भी उसे चुराने की पहले भी बहुत बार कोशिश हुई है, फिर भी तुम लोगों ने उस मुकुट को इस हाल में छोड़ दिया है। उन दोनों की बात सुनकर जवाब देते हुए विकास बोला, अरे तुम लोग भी इतना दिमाग मत लगाओ। तुम लोगों को क्या लगता है मंदिर के सारे ट्रस्टी पागल हैं? उन्हें नहीं पता कि मुकुट की सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। उन दोनों की तरफ तीखी निगाहों से देखते हुए विकास ने कहा, और अपनी बात जारी रखते हुए वो आगे बोला, दरअसल बात यह है कि उस राज मुकुट के साथ कुछ रहस्यमयी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। उस मुकुट को चुराना तो दूर, गलत नीयत से कोई छू भी नहीं सकता है। इसीलिए तो उस मुकुट को चुराने की हजारों कोशिशें हुई, पर कोई भी चोर उस मुकुट को चुरा ही नहीं सका। इनफैक्ट कुछ चोरों की तो ऑन दी स्पॉट डेथ भी हो गई। उनकी डेड बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का हाई वोल्टेज शॉक लगा हो। उन दोनों के सामने मुकुट की सारी विशेषताएं बताते हुए विकास ने जब उन दोनों को उस मुकुट की शक्तियों के बारे में बताया तो एक बारगी तो उन लोगों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में आरिफ दहाड़े मारकर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये मुकुट के साथ शक्तियां, यू मीन मैजिक। यार विकास, तुम फॉरेन से पढ़कर आए हो, फिर भी आज की डेट में भी तुम इन सब बातों पर भरोसा करते हो। ये सारी बातें बस कहानियां हैं और कुछ भी नहीं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। आरिफ की बात सुनते ही विकास बोला, भाई 2 सालों से ये मुकुट इसी किले में रखा हुआ है और आज भी यहीं पर मौजूद हैं, वो भी ऐसे ही बिना किसी सिक्योरिटी के। इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है भला। विशेष को भी विकास की बात में दम लगा और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, भाई बात में दम तो है, विकास बिल्कुल ठीक कह रहा है आरिफ। और वैसे भी तुझे क्या, मुकुट में शक्तियां हैं या नहीं, हम तो यहाँ बस उस सैकड़ों साल पुराने एंटीक मुकुट को देखने आए हैं जो 100% शुद्ध सोने से बना हुआ है। हमें तो बस वो मुकुट देखना है, उसे चुराना नहीं है।
तो अगर उसमें शक्तियां हैं या नहीं हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों विकास, ठीक कह रहा हूं ना मैं? विकास ने विशेष का साथ देते हुए कहा। ऑफ कोर्स भाई। आरिफ भी उनकी बातों से सहमत हो गया और वे तीनों किले के अंदर उस तहखाने में पहुंचे जहां वो मुकुट रखा गया था। उस तहखाने में घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे में उस मुकुट पर जड़े अमूल्य रत्न और हीरो की चमक साफ दिखाई दे रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि जरूर उस जगह पर कोई अमूल्य वस्तु रखी हुई है। लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उन तीनों ने अपने मोबाइल निकालकर उसका फ्लैश ऑन किया तो सामने का नजारा देखकर उन तीनों के होश ही उड़ गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर लाल रंग के मखमली आसन को बिछाकर उस पर उस मुकुट को रखा गया था। वो मुकुट दूर से ही दिखने में इतना सुंदर और मनमोहक था कि उसे देखकर उन तीनों की आंखें ही चौंधिया गई थी। कुछ पल के लिए तो उन तीनों के कदम बस वहीं ठिठक कर बस वहीं रुक गए थे। वे तीनों अवैक्स होकर बस उस मुकुट के सौंदर्य को दूर से ही निहार रहे थे। लेकिन उस मुकुट ने अपने रहस्यमयी सौंदर्य से उन तीनों को इतना आकर्षित कर दिया था कि उसके करीब जाने से वो तीनों खुद को रोक ही नहीं सके। उस मुकुट के करीब जाते ही आरिफ उसे उठाने के उद्देश्य से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तभी विकास आगे बढ़कर उसके एक हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं आरिफ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस मुकुट को नहीं छू सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इस मुकुट की अलौकिक शक्तियां हम सबको नष्ट कर देंगी। आरिफ को समझाने की कोशिश करते हुए विकास ने कहा। लेकिन आरिफ पर तो उस मुकुट को छू लेने का जुनून चढ़ा हुआ था, इसलिए उसने विकास की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे यार विकास, तुम भी ना यार, ऐसा कुछ नहीं होता यार। मैंने पहले भी कहा था, ये मुकुट के साथ शक्तियों वाली कहानी बिल्कुल बकवास है। मैं नहीं मानता ऐसी किसी कहानी को। आरिफ जिद पर अड़ गया और उसने विकास की बात को मानने से इनकार करते हुए फिर से उस मुकुट को छूने की कोशिश में उसकी तरफ आगे बढ़ा। लेकिन इस बार भी विकास और विशेष ने उसे रोक दिया। उसे ऐसा करने से रोकते हुए विकास बोला, देख आरिफ, अगर उस मुकुट की तरफ एक कदम भी अगर तूने आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। आरिफ को रोकते वक्त विकास की आंखों में जो गुस्सा था उसे देखकर आरिफ सहम गया। वो समझ गया था कि अब अगर उसने मुकुट की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने खुद ही सिचुएशन को संभालते हुए विकास के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, ओके ओके, कूल विकास, कूल, ठीक है, मैं मुकुट को हाथ नहीं लगाऊंगा। कहते हुए आरिफ ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, ओके, तो फिर चलो, मुकुट तो देख लिया है, अब चलते हैं यहां से वापस। आरिफ की बात विकास और विशेष को भी ठीक लगी और वे लोग वहां से रिटर्न हो गए। आरिफ वहां से लौट तो आया था, लेकिन उसके दिलों दिमाग में अब भी उस मुकुट की चमक ज्यों की त्यों बसी हुई थी। या यूं कहें कि उस मुकुट को देखकर और उसकी कीमत जानकर लोभ और लालच के मारे उसकी नीयत खराब हो गई थी। वो हर हाल में उस मुकुट को हासिल करना चाहता था। उसे उस मुकुट के साथ जुड़ी हुई शक्तियों वाली कहानी पर तो विश्वास नहीं था, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो मुकुट उसे मिल जाता है तो वो एक ही रात में करोड़ों रुपए कमा सकता है। आरिफ के वैसे भी ऐसे कई लोगों से संबंध थे जो इस तरह के काम करते थे और देश से एंटीक्स मूर्तियां और पुरानी चीजों को विदेश में करोड़ों में बेच दिया करते थे। आरिफ ने सोच लिया था कि वो हर हाल में उस मुकुट को हासिल कर उसे तस्करों के हाथों भारी मुनाफे में बेच देगा। बस यही सोचकर उसने उस मुकुट को चुराने का फैसला कर लिया। सबसे खास बात तो ये थी कि वो ये बात भी जान गया था कि उस मुकुट की सुरक्षा में कोई सिक्योरिटी गार्ड अथवा किसी प्रकार का अत्याधुनिक सिस्टम भी नहीं है। मतलब उस मुकुट को चुराना बहुत ही आसान है। लोग बस ऐसे ही उस मुकुट की रहस्यमयी शक्तियों वाली कहानी से डरकर उस मुकुट को छूने से कतराते हैं। बस यही सोचकर वो उसी रात उस मुकुट को चुराने के उद्देश्य से उस किले में दाखिल होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मुकुट काफी कीमती तो है,
पर उसके साथ जुड़ी सुपरनैचुरल एनर्जीज से जुड़ी कहानियां बकवास हैं। इसलिए वो न तो किसी को अपने साथ लेकर आया था और न ही किसी को ये बताकर कि वो कहाँ जा रहा है। ऑफिशियली ये बात बताने लायक भी तो नहीं थी। आखिर कोई किसी को ये कैसे बताए कि वो चोरी करने जा रहा है। चूंकि आरिफ ने वो जगह पहले से ही देखी हुई थी, इसलिए अब उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई और वो सीधे अपनी टॉर्च संभाले उस तहखाने तक पहुंच गया जहां पर वो सोने का मुकुट रखा हुआ था। आरिफ और उस मुकुट के बीच अब कोई भी नहीं था। वो अपनी टार्च संभाले तेजी से उस मुकुट की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने उस मुकुट को उठाने के उद्देश्य से अपना हाथ उस मुकुट की तरफ बढ़ाया, उसे एक तेज बिजली का झटका सा लगा, जिससे आरिफ का हाथ बुरी तरह झुलस गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्योंकि उस मुकुट के आसपास तो क्या उस पूरे किले में कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं था, बिजली का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। फिर इतना तेज करंट कैसे? अभी बस वो दर्द से कराहते हुए इसी के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसका सामना एक बड़े ही भयानक राक्षस जैसे दिखने वाले जीव से हुआ, जो उस मुकुट के आसन के पीछे एक कोने से निकल कर आया था। उस भयानक क्रिएचर को देखकर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इंसान है या जानवर या फिर कोई खूंखार प्रेतात्मा। उसके शरीर की बनावट इंसान जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं था। माथे पर 2 सींग, बड़ा ही भयानक जबड़ा और भेड़िए जैसे नुकीले दांत। उसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे, जैसे सामने कोई इंसान नहीं भालू खड़ा हो। उसके पैने नाखून देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो आज आरिफ की चीर फाड़ करके ही दम लेगा। वो हद से ज्यादा लंबा, गैंडे जैसे ताकतवर सौष्ठव वाला, अजीब सा दिखने वाला एक भयानक राक्षस था, जिसे अपने सामने देखकर आरिफ के तो होश ही उड़ गए। पसीने से उसका पूरा शरीर तरबतर हो गया। वो वहां से उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। वो चाहकर भी अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहा था। उस वक्त मारे डर के उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। अपनी ये दशा देखकर आरिफ समझ गया था कि उसका अंत आ चुका है। अब वो भयानक राक्षस किसी भी पल उसे जान से मार देगा। आरिफ को वो बिजली का झटका उसी भयानक राक्षस के कारण लगा था। उस भयानक से दिखने वाले क्रिएचर को देखकर आरिफ बुरी तरह से सहम गया था। वहीं दूसरी तरफ वो प्रेत, वो राक्षस आरिफ को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने आरिफ की तरफ देखते हुए एक जोरदार हुंकार भरी और उससे सवाल करते, एक बड़ी ही भयानक गर्जन करते हुए वो बोला, कौन हो तुम और इस किले में क्या करने आए हो? जब उसने आरिफ से ये सवाल किया, तब आरिफ समझ गया कि ये प्रेत जरूर उस मुकुट की सुरक्षा कर रहा है और इसी ने उसे उस मुकुट को छूने से रोकने की कोशिश में इतना तेज बिजली का झटका दिया है। अब आरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। कैसे बताएं उसे प्रेत को कि वो वहां उस मुकुट को पाने की लालसा में आया है जो इस किले में छुपा हुआ है। कैसे बताएं उसे कि उस मुकुट को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। वो भयानक प्रेत आरिफ की ओर देखते हुए एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए बोला, बताते क्यों नहीं? आखिर कौन हो तुम और क्यों आए हो यहां? सवाल दोहराते हुए उस प्रेत की आवाज में एक भारीपन, एक गुस्सा था, जिसे देखकर वो समझ गया था कि अगर उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो वह वैसे ही उसे मार देगा। इसलिए अपने मन की सारी हिम्मत जुटाते हुए उसने बड़ी ही दबी हुई सी आवाज में कहा, मेरा नाम आरिफ है और मैं यहां उस मुकुट को हासिल करने की मंशा से आया था। लेकिन आप कौन हैं? आरिफ की बात सुनकर वो प्रेत जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगा और हंसते हंसते आरिफ की ओर देखते हुए बोला, उस मुकुट को पाना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, कहते हुए वह एक बार फिर दहाड़े मारकर हंसने लगा और हंसते हंसते फिर से अपनी बात आगे बढ़ते हुए बोला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो? उस मुकुट की शक्तियां बहुत ही खतरनाक है और जो भी उसे पाने की कोशिश करेगा उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस मुकुट को वो शक्तियां प्रदान करते हुए महाराज बाल मुकुंद बिहारी के पुरोहित ने मुझे उस मुकुट की सुरक्षा में तैनात कर दिया था। मैं एक यक्ष हूं
और उस मुकुट की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मेरे रहते उस मुकुट को हासिल करना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं सकता। इसलिए मेरी बात मानो और यहां से लौट जाएं, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस यक्ष की बात सुनकर आरिफ समझ गया था कि अगर उसे वहां से जिंदा निकालना है तो उसे उस यक्ष की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो चाहकर भी उस यक्ष से लड़ने की बेवकूफी नहीं कर सकता था। इसलिए आरिफ ने बिना देरी किए उस यक्ष की बात मान ली। उस वक्त तो वो अपने शरीर की सारी हिम्मत बटोरकर सिर पर पैर रखकर वहां से ऐसे भागा जैसे कोई कैदी जेल से भागता है। उस किले से निकलकर भागते वक्त उसे इस बात का भी एहसास नहीं रहा था कि वो अपनी बाइक किले में ही छोड़ आया है। वो तो बस बदहवास होकर ऐसे भाग रहा था मानो उसके पैर रुकने के साथ ही उसकी सांसें अटक जाएंगी। वो भागते भागते उस किले से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आ पहुंचा था। इतनी दूर तक इतनी तेज रफ्तार में भागते हुए आने के कारण उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसकी धड़कनें और सांसें इतनी तेज हो गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि वो खड़े खड़े भी हाँफ रहा था। उसकी आंखें चौंधिया रही थी और उनके सामने अंधेरा सा छा रहा था, लेकिन उस मुकुट को पाने की लालसा अब भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो हर हाल में उस मुकुट को पाना चाहता था, क्योंकि उस मुकुट को हासिल करते ही उसकी जिंदगी बदल सकती थी। इसलिए उसने दूसरे दिन पुरानी मूर्तियों और एंटीक्स की तस्करी करने वाले एक गिरोह से संपर्क किया और उन्हें उस मुकुट के बारे में बताया। साथ ही उन्हें उस मुकुट की वो पिक्चर दिखाई जो उसने तब कैप्चर की थी जब वो विकास और विशेष के साथ पहली बार उस मुकुट को देखने के लिए उस किले में गया था। उस मुकुट की तस्वीर देखते ही वो स्मगलर पागल हो गए। उस मुकुट की तस्वीर देखकर ही वे लोग समझ गए थे कि इंटरनेशनल मार्केट में उस मुकुट की करोड़ों में कीमत है। ऐसे में वो स्मगलर भी हर हाल में उस मुकुट को हासिल करना चाहते थे। लेकिन आरिफ ने उन्हें उस यक्ष के बारे में भी बताया, जिसे सुनकर वो सारे गैंगस्टर जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगे और उन तस्करों का लीडर आरिफ की तरफ देखते हुए बोला, अरे लड़के, तू कोई पागल वागल है क्या? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है? यक्ष ये क्या होता है? भूतों का कोई नया नाम है या नहीं जाती? हाँ हाँ हाँ, कहते हुए एक बार फिर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ उसके साथी भी जोर जोर से हंसने लगे। और फिर हंसते हंसते अचानक उस गैंग का लीडर एकदम से खामोश होकर अचानक आरिफ के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बड़ी ही गंभीर निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बड़े ही सख्त स्वर में बोला, आज रात को हम लोग वहां जाएंगे, सुना तूने? और तू हमें रास्ता बताएगा उस किले का और उस तहखाने का भी। उसकी बात सुनकर आरिफ घबरा गया और उसे समझाने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन भाई वो यक्ष, भाई वो कोई धोखा नहीं है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, उससे बात भी की है और बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं वहां से मैं। वो हमें उस मुकुट को चुराने तो दूर छूने भी नहीं देगा। आरिफ की बात सुनकर वो सारे तस्कर एक बार फिर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे और उनका लीडर आरिफ की तरफ देखते हुए बोला, बेटा बस एक बार तू हमें उस मुकुट तक पहुंचा दे, फिर तेरे उस यक्ष को भी देख लेंगे, समझा? आरिफ को भी लगा शायद इतने सारे आदमियों को एक साथ देखकर वो यक्ष उनके सामने आएगा ही नहीं, और अगर आया भी तो ये लोग निपट लेंगे उससे। आखिर बड़ी बड़ी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गन्स हैं इन लोगों के पास, भला वो यक्ष इनका क्या बिगाड़ सकता है? शायद आरिफ को अभी तक उस यक्ष की शक्तियों का अंदाजा ही नहीं था। वो एक बार उसके चंगुल से बच निकला था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो उन स्मगलर्स के साथ मिलकर उसका खात्मा करके उस मुकुट को हासिल कर लेंगे। अब उसे इंतजार था तो बस रात होने का, ताकि वो जल्दी से जल्दी उन गुंडों के साथ उस मुकुट को लेने जा सके। अंततः दिन गुजर गया। आरिफ उन स्मगलर्स के साथ उस किले तक पहुंच गया, लेकिन उस यक्ष के डर के कारण उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसलिए उसने उन लोगों को तहखाने का रास्ता बता दिया, लेकिन खुद अंदर नहीं गया। उसकी बाइक अब भी वहीं खड़ी थी, सो वो अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और वो गुंडे किले के अंदर घुस गए।
और आरिफ बाहर बाइक पर बैठे बैठे उनका इंतजार करने लगा। उन स्मगलर्स को अंदर गए काफी वक्त गुजर गया था। ऐसे में अब आरिफ को के मन में डर ने फिर से जन्म लेना शुरू कर दिया था। न कोई आहट, न कोई आवाज और न ही उन स्मगलर्स में से कोई बाहर आ रहा था। बिना किसी चाक चौबंद के पड़े एक मुकुट को चुराने में इतना वक्त, ये बात उसे बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि लगभग 5 से 6 लोग किले के अंदर घुसे थे, लेकिन उनमें से अब तक एक भी बाहर नहीं आया था। ऐसे में आरिफ के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। उसे लगने लगा कि अंदर जरूर कुछ तो बड़ा हुआ है, लेकिन क्या, ये उसकी समझ से परे था। और उस यक्ष को एक बार देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किले के अंदर उस तहखाने में जाकर देखें कि वहां क्या हुआ है। लेकिन अब किले के अंदर जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वहां और कोई था ही नहीं जो अंदर जाकर ये देखें कि वहां क्या हुआ है और आकर उसे बताएं। ऐसे में वो मन ही मन खुद से ही बात करते हुए बोला, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। हो सकता है वो लोग अभी तक उस तहखाने को ढूंढ ही ना पाए हों। वैसे भी कुछ ऐसा वैसा हुआ होता तो मुझे कुछ तो आवाज आती। मैं थोड़ी देर और यही खड़ा खड़ा वेट करता हूं। शायद उन लोगों में से कोई खुद ब खुद ही आ जाए बाहर। यही बात सोचकर और वो कुछ देर और वही किले के बाहर खड़ा उन लोगों के आने का इंतजार करता रहा। पर जब उन लोगों में से कोई लौट कर नहीं आया तो ऐसे में ये भी जरूरी हो गया था कि वो खुद अंदर जाए और देखें कि आखिर उन लोगों को मुकुट को लेकर आने में इतनी देर क्यों हो रही है। अब जब चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तब उसने अंदर जाकर देखने का फैसला किया और वो बड़े ही दबे सहमे से कदमों से चलते हुए धीरे धीरे अपने मोबाइल की टॉर्च के सहारे किले में अंदर की तरफ आगे बढ़ रहा था। साथ ही साथ उसके माथे से टपकते पसीने की रफ्तार भी बढ़ गई थी। डर और दहशत के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि किले में अंदर तक आने के बाद भी उसे कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही उन लोगों की कोई आवाज आ रही थी, जिस वजह से उसके मन का डर बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो उस तहखाने की तरफ बढ़ा जहां पर वो मुकुट रखा हुआ था। तहखाने की सीढ़ियां उतरते वक्त डर के मारे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। लेकिन फिर भी सहमे सहमे कदम बढ़ाते हुए वो उन सीढ़ियों से उतरता हुआ तहखाने में दाखिल हुआ। तहखाने में दाखिल होते ही सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डर और दहशत के मारे उसका रोम रोम कांप उठा, क्योंकि उसके सामने वहां उन 5 आदमियों की लाशों के टुकड़े पड़े थे। उनके सिर उनके धड़ों से अलग थे, हाथ और पैर जिस्म से अलग होकर उस तहखाने में बिखरे पड़े थे। उस तहखाने में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। ये नज़ारा इतना ज्यादा भयानक था कि उसे देखकर दहशत के मारे आरिफ के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल पड़ी और डर के मारे वो वहां से भाग खड़ा हुआ। हांफते दौड़ते वो तेजी से उस किले से बाहर निकल आया और अपने बाइक पर सवार होकर उस किले से निकल गया। उसे लगा कि उस किले से निकल जाने पर उसकी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके उस किले से निकल जाने के साथ ही उसके पीछे एक बवंडर नुमा विस्फोटक शक्ति निकली, जिसकी स्पीड उसकी बाइक की स्पीड से कहीं गुना ज्यादा थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हवा में बिजली दौड़ रही हो, और देखते ही देखते वो चीज अचानक उसकी बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे टकराते ही आरिफ की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक से गिरते ही आरिफ ने थोड़ा संभल कर उठते हुए अपने सामने की तरफ नजर डालकर उस चीज को देखने की कोशिश की जिससे टकराकर उसकी बाइक फिसल गई थी। वास्तव में वो चीज उस समय किसी आकार में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एक आकृति बन रही थी। वो उभरती हुई आकृति ठीक वैसी ही थी जैसी आरिफ ने पहली बार किले में देखी थी। वही हद से लंबा कद, वही भेड़िए से नुकीले दांत और पैने नाखून, स्याह लाल आंखें और शरीर पर घने काले लंबे बाल, ठीक वैसा ही जैसा उसने उस वक्त देखा था जब वो पहली बार उस मुकुट को चुराने के उद्देश्य से उस किले में गया था। माथे पर बड़े बड़े सींगों वाला आधा इंसान और आधा जानवर, उसके सामने वही यक्ष खड़ा था जिसने एक बार पहले भी उसे जीवन दान दिया था।
लेकिन अपनी लालच और अपनी हरकतों के कारण वो फिर से उसी मौत के दलदल में जा फंसा था। उसे लगा था कि अगर वो किले से भाग जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस यक्ष ने उसका पीछा किया और अब बस वो असहाय होकर उस यक्ष के सामने घायल और बेबस पड़ा था। आरिफ समझ गया था कि उस यक्ष से बचकर भागना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे में उसने उस यक्ष के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं फिर से वहां उस किले में कभी नहीं जाऊंगा, कभी फिर से उस मुकुट को चुराने की कोशिश नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा उसके बारे में। बस मुझे जाने दो, बस मुझे एक बार और छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर वो यक्ष जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, एक मामूली सा इंसान होकर तूने शैतान से पंगा लिया है मूर्ख। मैंने तुझे जीने का एक मौका दिया था, लेकिन तूने अपने लोभ और लालच के चक्कर में दोबारा वही गलती दोहराई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। उस यक्ष ने अपना क्रोध प्रकट करते हुए बड़ी ही तेजी और उग्र आवाज में कहा, और बस उसका इतना कहना भर था और वो यक्ष आरिफ पर कूद पड़ा। आरिफ के पास संभलने का कोई अवसर नहीं था। उस यक्ष ने अपने पैने नाखूनों और नुकीले दांतों से काट प्रयोग करते हुए आरिफ के शरीर को बुरी तरह से नोच और फाड़ दिया था। आरिफ की चीखें पूरे वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। देखते ही देखते उस यक्ष ने आरिफ के आधे से ज्यादा शरीर को चबा डाला और उसके अंगों को क्षत विक्षत करके इधर उधर बिखेर दिया। और इस तरह आरिफ को भी वही भयानक मौत मिली जो उन 5 तस्करों को मिली थी। चारों तरफ उसका खून और बचे खुचे शरीर के कुछ टुकड़े बिखरे पड़े थे। ये दृश्य वास्तव में हद से ज्यादा भयंकर था, जिसकी तो कल्पना करके ही रूह कांप उठती है। आरिफ के लोभ और लालच ने उसकी ऐसी दुर्गति करवा दी थी, जिसकी कल्पना करके बड़े बड़े जांबाजों का मन भी डर और दहशत के मारे सिहर उठता है। दूसरे दिन सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास विकास के पास पुलिस का कॉल आया। पुलिस ने उसे बताया कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। उसके पास मिले फोन और उसकी बाइक से उसकी पहचान किसी आरिफ खान के नाम से हुई है। आरिफ का नाम सुनते ही विकास के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और वो अपने दोस्त विशेष को लेकर पुलिस की बताई लोकेशन पर भागा। तब तक आरिफ की बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भिजवा दिया गया था। घटनास्थल पर बस उसकी बाइक और खून बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर विकास और विशेष की हालत खराब हो गई थी। पुलिस ने आरिफ के परिवार वालों को भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी थी। उसके परिवार वाले भी वहां मौजूद थे और जोर जोर से रो रहे थे। विकास और विशेष ने जाकर उन्हें संभाला। पुलिस ने उन्हें बताया था कि शायद आरिफ की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, लेकिन पुलिस अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंची थी, क्योंकि जिस तरह से आरिफ की मौत हुई थी और उसकी डेड बॉडी के टुकड़े हुए थे, उस हिसाब से तो लग रहा था कि किसी ने उसको मारकर उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की है। साथ ही पुलिस ने उन्हें बताया कि आरिफ के मोबाइल से कुछ ऐसे नंबर मिले हैं जो संदिग्ध हैं। उन लोगों का संबंध क्राइम की दुनिया से है। पुलिस की इस बात ने विकास और विशेष दोनों को हैरान करके रख दिया था, क्योंकि ऐसे लोगों से आरिफ का क्या संबंध हो सकता है? वो क्यों उन लोगों से बात किया करता था? ये सारी बातें तो उन दोनों को पता ही नहीं थी, चूंकि आरिफ की बॉडी इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी कि अब तक ठीक तरह से उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। इसलिए पुलिस विकास और विशेष को अस्पताल के मोर्ग में आरिफ की बॉडी की शिनाख्त के लिए ले गई, जहां आरिफ की आधी अधूरी बॉडी के टुकड़ों को देखकर विकास और विशेष की जान हलक में आ गई। आरिफ की डेड बॉडी की ये हालत देखकर विकास इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बड़े ही हैरानी भरे शब्दों में बोला, ये सब क्या है ऑफिसर? आरिफ की बॉडी कहाँ है? ये तो बस लाश के कुछ टुकड़े हैं। उसके सवालों का जवाब देते हुए वो इंस्पेक्टर बोला, हमें एक्सीडेंट स्पॉट से बस इतनी ही लाश बरामद हुई है। इसी हालत में जब विकास ने पुलिस इंस्पेक्टर के मुंह से ये बात सुनी,
तो वो पूरी तरह से हैरान होकर रह गया और उसी स्वर में अचरज भरी निगाहों से उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, बट ये कैसे हो सकता है सर? आई मीन, अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो भी जाए तो उसकी लाश तो कम से कम पूरी होनी चाहिए ना। यहां तो आधे से ज्यादा लाश गायब हैं, बस शरीर के कुछ हिस्से ही पड़े हैं, वो भी टुकड़ों में, जबकि इसकी बाइक बिल्कुल ठीक ठाक है। इसका मतलब इसका एक्सीडेंट किसी दूसरे व्हीकल के चपेट में आने से नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तब भी डेड बॉडी तो पूरी मिलनी चाहिए ना सर। जबकि ये लाश देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लाश एक्सीडेंट में कुचली नहीं, काटी गई है। किसी ने तहस नहस कर दिया है इसके शरीर को। विकास की बात सुनकर वो पुलिस इंस्पेक्टर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो विकास, रोड एक्सीडेंट में बॉडी की ये हालत नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि इसका एक्सीडेंट होने के बाद रात भर इसकी बॉडी उस सुनसान सड़क पर पड़ी रही। ऐसे में हो सकता है किसी जंगली जानवर या फिर कुत्तों ने इसकी बॉडी को नोच खाया है, क्योंकि इसके शरीर पर जानवर के नाखूनों के निशान और दांतों के निशान मिले हैं। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि इसकी बॉडी को किस जानवर ने नोच खाया है। लेकिन विकास को अब भी ये बात नहीं पच रही थी, क्योंकि वो इलाका सुनसान जरूर था, लेकिन उस इलाके में दूर दूर तक कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं था जो आरिफ की बॉडी की ऐसी हालत कर दें। और क्योंकि वो इलाका बिल्कुल सुनसान था, वहां पर लोगों की आवाजाही नहीं थी, कोई रेसिडेंसी नहीं थी, लोगों के घर नहीं थे। ऐसी जगह पर कुत्तों का होना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल बात लग रही थी, क्योंकि कुत्ते तो अक्सर लोकेलिटी में लोगों के साथ ही रहते हैं, सुनसान जगहों पर नहीं। ऐसे में विकास को पुलिस की थ्योरी बेबुनियाद लग रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और वो एक पल के लिए रुककर कुछ सोचते हुए उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक सर, हम इस बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन टुकड़ों को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉडी आरिफ की है भी या नहीं। तो मुझे लगता है कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो पुलिस इंस्पेक्टर भी उसकी हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो विकास, अब इस बॉडी की शिनाख्त डीएनए टेस्ट से ही पॉसिबल हो पाएगी। वैसे भी हमने डीएनए टेस्ट के लिए इसके माँ बाप के खून के सैंपल ले लिए हैं। कहते हुए वो पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल के मोर्ग से बाहर निकला। विकास और विशेष भी उसके पीछे पीछे मोर्ग से बाहर निकल आए और उसे विदा लेकर घर लौट आए। विकास और विशेष दोनों आरिफ की मौत से बेहद दुखी थे, लेकिन विकास दुखी होने के साथ साथ परेशान भी था। उसे इस तरह से दुखी देखकर विशेष ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे ढांढस बंधाते हुए पूछा, क्या बात है विकास, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे बताऊं? विशेष की बात सुनकर जवाब देते हुए विकास बोला, पता नहीं यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर आरिफ उस रोड पर करने क्या गया था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। ये एक्सीडेंट महज कोई एक्सीडेंट नहीं है विशेष, कोई तो बात है जो हम मिस कर रहे हैं। ये बात कहते हुए विकास सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचते हुए तुरंत तपाक से प्रतिक्रिया करते हुए बोला, हमें तुरंत निकलना होगा विशेष। कहते हुए विकास ने अपनी कार की चाबी निकाली और बाहर की तरफ भागा। उसे इस तरह से भागते देख विशेष भी उसके पीछे भागा और दोनों गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। लेकिन विशेष को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर वे दोनों जा कहां रहे हैं। ऐसे में उसने विकास की तरफ देखते हुए उससे पूछा, अरे यार विकास, बताओ तो सही, आखिर हम दोनों जा कहां रहे हैं? उसका सवाल सुनते ही विकास ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी और उसकी तरफ देखते हुए बोला, किले पर? किले पर क्यों? विकास की इस बात ने विशेष को पूरी तरह हैरान करके रख दिया था, लेकिन उसके सवाल सुनते ही विकास सारी बातें क्लियर करते हुए बोला, क्योंकि मुझे शक है विशेष की आरिफ कल रात जरूर उस किले में गया था उस मुकुट को चुराने। हमने उस दिन उसे वो मुकुट छूने से रोक दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है आरिफ ने हमारी बात को अनसुना करके जरूर उस मुकुट से छेड़छाड़ की है, तभी उसका ये हश्र हुआ है। तुमने देखा ना क्या हालत हुई है उसकी डेड बॉडी की।
विकास की बात सुनकर विशेष को भी थोड़ी हैरानी तो जरूर हुई, लेकिन उसके बीच भी वो संभावना के कुछ प्रश्न तलाशते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो विकास, ये हो सकता है, पर क्या ये नहीं हो सकता कि तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? मेरा मतलब है, हो सकता है कि पुलिस की थ्योरी भी सही हो और आरिफ की डेड बॉडी की ये हालत वाकई में किसी जंगली जानवर ने ही की हो। आरिफ की डेथ हो चुकी है विकास, अब हमें उस पर इस तरह के गंभीर इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। विशेष की बात सुनकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विकास बोला, नहीं विशेष, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो ये कि यहाँ इस जगह पर कोई जंगली जानवर है ही नहीं, और दूसरी बात कि अगर आरिफ उस मुकुट की खोज में यहाँ नहीं आया था तो वो यहाँ इस किले वाले सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा था, वो भी अकेले, इतनी रात गए। यहाँ पर तो उस किले के सिवा और कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात कि अगर कोई जंगली जानवर, कुत्ता या भेड़िया, ऐसा कोई भी जानवर आरिफ की डेड बॉडी को नोच खाता तो उसकी डेड बॉडी के सारे अंग पुलिस को एक ही जगह पर नहीं मिलते। वो डेड बॉडी को एक्सीडेंट वाली जगह से खींचकर दूर ले जाता और फिर किसी पेड़ की ओट में या किसी झाड़ी की ओट में या फिर कम से कम रोड से थोड़ा अंदर की तरफ जरूर घसीट कर ले जाता है, ताकि उसकी अपनी सेफ्टी बनी रहे। और फिर आरिफ के कपड़े, वो कहाँ गए? क्या जंगली जानवर उन्हें भी खा गया? उसके कपड़े तो वहीं आसपास मिल जाने चाहिए थे ना हमें। लेकिन एक्सीडेंट स्पॉट पर न तो हमें डेड बॉडी घसीटने के कोई निशान नहीं मिले हैं और न ही उसके कपड़े। इसका मतलब साफ है, ये काम किसी जानवर का तो है ही नहीं। मुझे तो लगता है विशेष कि मैंने आरिफ को वो मुकुट दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने किए पर अफसोस जताते हुए विकास ने कहा। जब विशेष ने विकास के मुंह से ये सारी बातें गौर से सुनी तो उसे भी विकास की बातें बिल्कुल ठीक लगी। इसी बीच बातों ही बातों में कब उनका रास्ता कट गया और वे दोनों उस किले तक आ पहुंचे, उन्हें पता ही नहीं चला। किले पर पहुंचते ही वो दोनों तुरंत उस मुकुट की खोज में उस तहखाने की तरफ भागे। लेकिन तहखाने की सीढ़ियां उतरते उतरते उन दोनों की नाक भयंकर गंध से भर गई। ये बदबू इतनी भयंकर थी कि उन दोनों का सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। उन दोनों ने अपने हाथ और अपने हैंकी से अपने नाक और मुंह को पूरी तरह से ढक लिया था, ताकि उस जानलेवा बदबू से थोड़ी राहत मिल सके। उस भयंकर बदबू के बीच विशेष ने विकास को संबोधित करते हुए कहा, यार विकास, यार समझ में नहीं आ रहा, इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है? यहां ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जानवर एक साथ मर गए हो यहां। पर जब हम परसों यहां आए थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। फिर अचानक इतनी गंदी बदबू कहां से आने लगी यहां? उसकी बात सुनते ही जवाब देते हुए विकास बोला, पता नहीं विशेष, लेकिन यहां कुछ तो जरूर हुआ है। कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। तब तक वे दोनों सीढ़ियों से तहखाने में उतर चुके थे। ऐसे में जैसे ही विकास में उस मुकुट की तरफ अपने मोबाइल की टॉर्च की, सामने तहखाने का भयानक मंजर देखकर उन दोनों की हालत खराब हो गई। वहां उस तहखाने में चारों तरफ क्षत विक्षत इंसानी अंग बिखरे पड़े थे और फर्श पर खून ही खून दिख रहा पड़ा था। ये नजारा इतना विभत्स, इतना भयंकर और इतना ज्यादा खौफनाक था कि इसे देखकर विकास और विशेष दोनों के हाथ और पैर सुन्न पड़ गए। उनकी सांसें उनकी हलक में ही अटक कर रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई और दहशत के मारे उनके शरीर का रोम रोम थर थर कांपने लगे। उन दोनों का दिल और दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वे दोनों करें तो क्या करें। वे वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों के पैर वहां इस तरह से जम गए थे, उठाए नहीं उठ रहे थे। पसीने से उनका पूरा शरीर तरबतर हो रहा था, धड़कनें बढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर का सारा खून सूख गया हो। डर और दहशत की इंतहा इतनी थी कि उन दोनों के मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन फिर भी उस दयनीय हालत में भी हिम्मत जुटाते हुए किसी तरह उन दोनों ने एक दूसरे को संभाला और बड़ी मुश्किल से उस तहखाने से निकलकर बाहर आए। उस तहखाने में इतनी बदबू थी कि वहां एक पल के लिए भी किसी सामान्य इंसान का खड़ा रहना मुश्किल था।
उस जानलेवा भयानक बदबू और उस भयाकर मंजर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने इस सामूहिक हत्याकांड की सूचना पुलिस को दी। थोड़ी देर में पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम लेकर वहां पहुंचे। जब पुलिस वालों ने और डॉक्टर्स की टीम ने वो भयानक मंजर देखा तो उन सब की भी रूहें कांप उठीं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने भी इस तरह का कोई हत्याकांड नहीं देखा था, जहां पूरी की पूरी डेड बॉडी ही गायब थी। बस पीछे छूटे थे तो उस डेड बॉडी के कुछ टुकड़े विकास ने अपने फादर को भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी थी और वे भी मंदिर के ट्रस्टियों के साथ वहां आ पहुंचे थे। जब उन लोगों ने भी वो भयानक मंजर देखा तो उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे समझ गए थे कि ये हत्या किसने की है और क्यों हुई है, क्योंकि उन क्षत विक्षत मानव अंगों के पास पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स भी बरामद हुई थी। ऐसे में ये बात साफ पता चल रही थी कि वे लोग उस मुकुट को चुराने के उद्देश्य से ही वहां पहुंचे थे और उस मुकुट में छिपी अनगिनत शक्तियों में से किसी एक शक्ति ने उनका सर्वनाश कर दिया। वहां मौका-ए वारदात पर उन लोगों के मोबाइल फोन भी गिरे हुए थे, जिनमें से 4 मोबाइल फोन तो डेड हो चुके थे, लेकिन एक अब भी चालू था, जिसमें पुलिस को आरिफ का नंबर मिला, जिससे ये बात क्लियर हो गई कि आरिफ उन लोगों से मिला हुआ था और उसी ने उन लोगों को उस मुकुट के बारे में बताया होगा। पुलिस ने इस केस को एक सामूहिक हत्याकांड का नाम दिया था, लेकिन मंदिर के ट्रस्टी विकास और विशेष और राजमाता सब मन ही मन ये बात जान गए थे कि ये काम किसने किया है। इसके बाद तो उन लोगों ने उस मुकुट को वहां रखना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस मुकुट को हासिल करने के लालच में और लोगों की भी जान जा सकती थी, जैसे आरिफ की गई। इसलिए उन्होंने उस मुकुट को पूरी इज्जत और शानो शौकत के साथ एक शाही म्यूजियम में रखवा दिया, जहां अब भी वो मुकुट अपनी उसी शान और शौकत से रखा हुआ है। लोग उसे देख तो सकते हैं, लेकिन छू तो कोई भी नहीं सकता। और राजस्थान के किसी म्यूजियम में शायद आप भी उस मुकुट को अच्छे से देख भी लिए होंगे, लेकिन आपको उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता होगी। और देखिए, मैं भी आपको ज्यादा डिटेल में उसकी लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, और पूरी स्टोरी में मैंने यही कोशिश की है कि आपको लोकेशन का पता न चले, क्योंकि अगर एक बार वो चीज सामने आ जाती है तो काफी लोग उस चीज के पीछे भागने लग जाते हैं। लोग इन कहानियों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं और उन चीजों को चुराने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो जैसे ही ये पूरी स्टोरी हमारे सामने आई, तो जिन लोगों ने हमारे साथ ये शेयर किया और जो उनके वंशज थे, उन्होंने यही कहा कि आप भले ही लोगों को स्टोरी पूरी बताइए, लेकिन उन्हें ये मत बताइए कि ये कौन से म्यूजियम में रखा है और कहाँ पर रखा है। और लोग अक्सर उसको देखते रहते हैं और उन्हें ये नॉर्मल ही फील होता है कि ये तो कोई नॉर्मल राजा का ही मुकुट रहा होगा। और देखो, ये सही भी है। कई बार हमें ऐसी एंटीक चीजें पुरातत्व विभाग में मिलती रहती है, जिनकी सच्चाई किसी को पता नहीं होती है। और ऐसा एक बार नहीं, बल्कि कई बार मैंने आपको कई घटनाओं में यह साझा भी किया है कि कई बार कुछ कब्र और ताबूत निकल जाता है और उसमें कई अदृश्य शक्तियों को कैद करके रखा जाता है, जो कई सालों से ही वहां पर कैद की हुई होती है। लेकिन जैसे ही लोग उस तंत्र मंत्र को तोड़ देते हैं तो वो उससे आज़ाद हो जाते हैं, फिर बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए, मैं समझता हूं कि स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अब मैं अपने कुछ साथियों के नाम लेता हूं। मोहम्मद फैज़न जयपुर, अपूर्व नौटियाल देहरादून, समीर राज धनबाद, नौलख अंसारी बिहार, रूपा सोरदर, सोनू गुप्ता, सोनाली शिंदे मुंबई, पूनम धनक राजकोट, यास्मीन कोलकाता, आशा सैनी रोहतक, राजेश भास्कर रेनेवाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई हॉरर घटना के साथ।